आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात उपचुनाव के रण की। विधानसभा उपचुनाव 2021 आज फिर कांग्रेस में एकता की उड़ान दिखाई दी। उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज एक साथ जाते हुए दिखाई दिए। देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट एक साथ एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होनी है। एक मंच पर सभी विराजमान होंगे और मंच से उपचुनाव को लेकर ये संदेश देने की साफ तौर से कोशिश है कि कांग्रेस एक साथ है, सरकार एकजुट है। सरकार में जितने भी चेहरे हैं वो सभी मिलकर के राजस्थान के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। दो तस्वीरें, एक जब काफिला बढ़ रहा था आगे उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने, एक हेलीकॉप्टर के भीतर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट, डोटासरा, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। हूबहू ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन हुआ था, किसानों के समर्थन में सभा हुई थी। उसमें भी ये चारों चेहरे एक मंच पर विराजमान दिखाई दिए थे। केंद्र की सरकार पर हमलावर चारों ही दिखाई दिए। अब उपचुनाव का ये मौका है। उपचुनाव के लिए पूरी कोशिश ये की जा रही है हाईकमान के निर्देश पर कि कम से कम चुनाव तक ये मैसेज जनता के बीच में जाए कि कांग्रेस एकजुट है। बार बार ये आरोप लगाया जाता है विपक्षों के द्वारा कि सरकार के भीतर ही अलग अलग गुट बने हुए हैं, गतिरोध की स्थिति है सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में। लेकिन ये एक साफ तौर से बड़ा संदेश भी है कार्यकर्ताओं के बीच में भी, जहां जहां पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में भी, कि चेहरा एक है सरकार का, एकजुटता वाला, और सभी एक साथ है। एकता की उड़ान इसीलिए हम कह रहे हैं। सभा होगी, मंच पर विराजमान होंगे चारों ही दिग्गज। क्या कुछ वहां से कहते हैं जब सभा का आयोजन किया जाएगा उस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल जब यहां से काफिला निकला और हेलीकॉप्टर पर सवार चारों ही एक साथ हुए, वो तस्वीर भी सियासी मायने में बहुत अहम है। विधानसभा उपचुनाव दोनों ही पार्टियों की अपनी तैयारी है, कांग्रेस के अपने दावे, क्योंकि सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा है अभी तक का, कांग्रेस वाले इसलिए गदगद हैं क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया और कामकाज के आधार पर ही वोटिंग होगी। दोनों ही सीटों पर जीत होगी कांग्रेस की। कांग्रेस का दावा ये, इसके इतर बीजेपी भी लगातार जीत के दावे कर रही है। अब दोनों ही पार्टियों में इस वक्त चुनौती, एक तरफ बगावत की और दूसरी तरफ भीतरघात की। दोनों ही जगहों पर, वल्लभनगर हो या फिर धरियावद हो, दोनों ही जगहों पर लगातार दोनों के भीतर से, पार्टी के भीतर से बगावती सुर भी अख्तियार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर वल्लभनगर से मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। अदिति, सबसे पहले वहीं पर सभा होनी है, कितने बजे पहुँचेंगे, क्या तैयारियाँ वहाँ पर, अभी क्या अपडेट है फिलहाल वहाँ आने को लेकर, पहुँचने को लेकर? दीपा, देखिए जयपुर से रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर में चारों। आपने तस्वीरें देखी होंगी। तस्वीरें पिछली बार जब उपचुनाव थे तब भी ऐसी ही तस्वीरें थी हेलीकॉप्टर में, जहां पर सचिन पायलट भी थे, अजय माकन भी थे, पीसीसी चीफ भी थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। आज जो तस्वीरें जारी हुई हैं उसमें भी जो स्टेट चार्टर है उसमें वो चारों लोग मौजूद हैं। स्थितियाँ सामान बनी रहती हैं, लेकिन जब भी इस तरह के उपचुनाव होते हैं या पार्टी को ज़रूरत होती है एकजुटता की, तो चाहे वो दिल्ली का आदेश हो, चाहे अजय माकन या किसी की भी कोशिश हो, उस तरह की तस्वीरें ज़रूर सामने आती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये मंच है जहां पर करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। ये दिन और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि करीब बहुत लंबे समय बाद, बहुत अरसों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस बीच में कोरोना काल भी रहा, उनकी तबीयत भी नासाज रही, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कई बार कहा गया कि कब वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके बाहर आने से मंत्रिमंडल को जोड़ा जा रहा था। तो वो आज इस सभा को संबोधित करने आएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही पार्टियों के लिए अपने इस किले को बचाना बहुत बड़ा एक चुनौती होगी। आप देखिए कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है, उनकी धर्मपत्नी है,
जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अजय माकन भी मौजूद होंगे, यहाँ पर पीसीसी चीफ भी मौजूद होंगे, पूर्व पीसीसी चीफ भी सचिन पायलट मौजूद होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, फिलहाल यहाँ पर इंतजार हो रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, ये पूरा मंच है जिसको तैयार किया गया है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वो पूरा ये दिखाएं कि किस तरीके से, हालांकि अभी भीड़ आनी शुरू हुई है, महिलाएं भी पहुंची हैं और ये पूरा ये जगह है जहां पर कुछ देर में अब लोग आने शुरू हो गए हैं। हालांकि करीब 12 बजे तक का समय है जब यहां पर पहुंचा जाएगा। पीछे हेलीपैड तैयार किया गया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद है। हम रवि जी से जानना चाहेंगे, रवि जी, वल्लभ नगर कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए अदिति, वल्लभ नगर कांग्रेस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसका कारण ये है कि ये जो सीट है पिछले कई वर्षों से कांग्रेस शासित रही। कुछ वर्षों के लिए वल्लभ नगर से भाजपा के रणधीर सिंह भिंडर जीते, लेकिन उसके अलावा गुलाब सिंह शक्तावत की एक जो कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है और यही वजह है कि दोनों तरीके से उनकी परंपरागत सीट है। और दूसरा, गजेंद्र सिंह जो दिवंगत विधायक है, उनकी पत्नी को इसी वजह से कि उनके परिवार में ये टिकट जाए। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद थी, बड़ी चुनौती थी पार्टी के जो हुक्मरान हैं उनके सामने कि ये तय करें कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि शक्तावत परिवार में ही ये टिकट जाना चाहिए और गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में बहुत हद तक कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि इस परंपरागत सीट को तो अपने कब्जे में करें ही, साथ में जो इससे लगी हुई धरियावाद सीट है जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस ने अपने एक प्रमुख नेता के तौर पर नगराज मीणा को मैदान में उतारा। नगराज मीणा हालांकि पिछले 2 से 3 चुनाव यहाँ हार चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की कोशिश होगी कि जो भाजपा की फूट है, जो भाजपा में वहाँ असंतोष है, उसका फायदा उठाया जाए और धरियावाद और वल्लभ नगर दोनों को अपने कब्जे में करके और मजबूत स्थिति में पहुंचा जाए। देखिए दीपा, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है वैसी स्थिति भाजपा में है, पर क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिखाना कि 3 साल का समय हो गया। और यहाँ पे अगर हम पूरी कांग्रेस की बात ना करके केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिखाना कि यहाँ पर वापस से कांग्रेस कब्जा करे, जिससे कि ये हो जाए कि एंटी इनकम्बेंसी, पौने 3 साल बाद भी कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई है। जिस तरह की स्थितियां बनी, कांग्रेस में आपसी खींचतान रहा, कोरोना काल रहा, दौरे कम हुए और उस तरह का जो आयोजन होते हैं पार्टी के स्तर पर वो नहीं हो पाए, कार्यक्रम नहीं हो पाए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो पाए। उसके बावजूद भी सरकार के जो अभी तक 3 साल के बेहतर काम रहे हैं उस पर जो टिकट जो वोट मांगा जाएगा उस पर किस तरह का रिजल्ट होता है। हालांकि कांग्रेस के लिए आसान नहीं था, जहां पे प्रीति शक्तावत को चुनाव लड़ाया गया है जिसका इमोशनल फैक्टर यहां काम करेगा, वहीं पर उनके जो जेठ हैं वो भी टिकट लेना चाहते थे, नाराज भी हुए, खींचतान भी रही, पर बताया यही जा रहा है कि उनको मना लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी से जो भिंडर है वो टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली, तो वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं या वो किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो चाहे ये गढ़ 9 बार शक्तावत फैमिली के पास ये सीट गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत आसान होगा। ये रणभूमि है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज जनता के बीच तो जाएगा ही जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है कि सीट दोनों में से एक सीट जीती जाए, और अगर 2 सीट जीती जाती है तो कांग्रेस ये मैसेज आला कमान तक दे सके, या उसको सिंप्लीफाइड शब्दों में कहा जाए तो अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मैसेज राहुल गांधी तक भेज सके कि आज भी 3 साल में ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है और धरियावाद जैसी जो हारी हुई सीट है उस पर भी कांग्रेस कब्जा किया है दोबारा। लेकिन ऐसे में दोनों ही पार्टियों के सामने एक चीज वहां पर सेम है, दोनों ही सीटों पर, वो धरियावाद या फिर वल्लभ नगर हो, दोनों ही पार्टियों के लिए एक चीज सेम है कि बगावत भी वहां पर दिखाई दे रहा है, अंदर खाने कहीं ना कहीं, भले ही दबी जुबान में ही सही कांग्रेस के भीतर, और भीतर घात की भी आशंका है। बीजेपी के भीतर से तो खुल के सामने आ गई, हालांकि कांग्रेस के भीतर से खुल के सामने नहीं आई वो चीजें बाहर, लेकिन सब ये जानते हैं कि वहां पर अनबन जरूर है। अब इससे कैसे पार्टियां निपटेंगी, क्योंकि दोनों मोर्चे पर लड़ना है, एक तो जीतना भी है और अपनी भीतर घात से भी उभार पाना है। ये कैसे पॉसिबल होगा दोनों ही पार्टियों के लिए, और कौन बेहतर तरीके से उभर करके सामने जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सरकार होने का फायदा जाहिर सी बात है कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रवि वहां पर लगातार ग्राउंड पर हैं, उनका आकलन क्या कहता है?
बिल्कुल रवि, आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टियों में भीतरगात है और कांग्रेस ने जहां तक कोशिश की है कि जो उनके जेठ चुनाव लड़ना चाहते थे वो ना लड़े, लेकिन बीजेपी में तो खुलकर चीजें आ चुकी हैं। क्या लगता है आपको दोनों पार्टियों में से बैलेंस आउट कौन बेहतर कर पाएगा? बिल्कुल, देखिए अदिति, अभी की जो करंट जो पोजीशन है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कांग्रेस ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को बैलेंस किया है, असंतोष को कम कर लिया है। सबसे बड़ा असंतोष देवेंद्र सिंह शक्तावत थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी कि अगर प्रीति शक्तावत को टिकट मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो सूचना है उसके हिसाब से वो अब काफ़ी हद तक पार्टी के साथ हैं, पार्टी फोरम से अलग जाने की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी के दावेदार थे वो भी पार्टी फोरम में रहकर ही जो पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसी के समर्थन में वो काम करेंगे। ये बात तय हो चुकी है बल्लभ नगर की। सेम टाइम धरियाबाद में किसी तरह का, इस बीच में जानना चाहूंगी, कांग्रेस तो एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन बेंडर फैक्टर कितना कांग्रेस को रोकने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का जो असली मुकाबला है वो जो राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस का असली मुकाबला जनता सेना से होगा। उसका बड़ा कारण ये है कि जनता सेना के साथ में इमोशंस जुड़े हुए हैं और नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में भी जनता सेना का अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन जनता सेना अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले हैं जनता सेना ने, चूंकि जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर जो उसके संस्थापक हैं और साथ में दीपेंद्र कुमार भिंडर जो उनकी पत्नी है, दोनों ने फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में 13 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि जनता सेना की एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस चुनाव में। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का जो एक जो नेचुरल कैंडिडेट जो उदयलाल डांगी जिनको माना जा रहा था उनको नहीं लाके, और बीजेपी ने भी राजपूत चेहरा जो है हिम्मत सिंह झाला, युवा हैं, समाज सेवी हैं, उनको मैदान में लाए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश, कुछ जो पुराने मसले हैं, चाहे गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष के कुछ बयान थे जिनसे कि राजपूत समाज नाराज था, तो उस राजपूत समाज को एक तरीके से कहें तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है, राजपूत समाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उस लिहाज से बल्लभ नगर में जो कैंडिडेट तय किया है बीजेपी ने वो हिम्मत सिंह झाला को तय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश दोनों दलों की यही है कि मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का हो। लेकिन इस सबके बीच में जनता सेना ने, चूंकि जनता सेना का काफ़ी अच्छा इस इलाके में वर्चस्व रहा है, तो जनता सेना से कड़ा मुकाबला होगा। फिलहाल की जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात आज ये देखना होगा कि क्या उदयलाल डांगी जो हैं, जिन्होंने कल पर्चा दाखिल कर दिया था निर्दलीय के बतौर भी, तो क्या वो पर्चा अपना उठा लेते हैं? आज अगर जनसभा में आते हैं भाजपा की में तो मैसेज जाएगा कि भाजपा ने भी, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले सतीश पूनिया से जब बात हुई तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो ये नीतिगत फैसला है और वो तमाम जो लोग हैं उनको मना लेंगे, जो रूठे हुए हैं उनको मना लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है भाजपा की भी यही होगी कि जो पार्टी का असंतोष है उसको खत्म करके और एक मंच पर जो है तमाम जो दावेदार हैं और जो तमाम जो लोग हैं जो रूठे हुए हैं उनको लाया जाए, ताकि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ सके। और सबसे बड़ी बात ये भी कि पिछले जो 3 चुनाव हुए, जो तीनों बाई इलेक्शन थे, सुजानगढ़ का देख लीजिए, चाहे राजसमंद हो और सहाड़ा का हो, तीनों जगहों पर वोट फैक्टर जो था वो सिंपैथी का था। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नया स्टैंड लेते हुए अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये तय किया कि जो पूरे देश में जो माफ कीजिएगा 30 इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, उनमें से 5 जगहों पर वो लोग थे जहां पर बीजेपी की जो विधायक थे वो दिवंगत हो गए थे, तो उनके परिवार। रवि ने भी ये कहा कि एक्सपेरिमेंट किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। वहां पर उदयलाल डांगी जो खुद को दावेदार मान रहे थे अदिति, बार बार वो ये कह रहे थे कि उन्हीं को मैदान में उतरना है। हालांकि इनडायरेक्टली उन्होंने कई मर्तबा कहा, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले अदिति, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे वक्त में क्यों किया गया? क्योंकि अभी चुनाव इतने कम वक्त में, फिर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो फिर पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? और अगर नाराज ही रहते हैं डांगी तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में बीजेपी को? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, यही रवि बताना चाह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो पैटर्न तोड़ा है। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया कि प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा, एक इमोशनल फैक्टर बहुत काम करता है। और पिछले जो 3 उपचुनाव हुए, जो अभी हमारे सहयोगी रवि ने बताया, उन्होंने यही बताया कि उसमें भी इमोशन फैक्टर काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पर 30 जगह उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर 5 में दिवंगत MLAs हैं, उनके परिवार वालों को ना उतार के, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहीं का है, तो वहाँ किसी और को उतारा।
उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में क्या चीज़ निकल कर आती है, एज फैक्टर, जातिगत समीकरण, इन सभी को साधते हुए और शायद आगामी चीज़ों को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं और ये पैटर्न को ब्रेक किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस व्यक्ति को नहीं उतारा जो उनके परिवार से थे। लेकिन अब हम एक बात ये समझ लेते हैं कि ये जो चुनौती है, ये जो चुनाव है, ये दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। दोनों पार्टियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है अपनी अपनी सीट निकालना और उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी साख बचाना कि अपनी जो उनकी सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की जो थी और कांग्रेस की जो वल्लभ नगर है, एटलीस्ट वो वापस काबिज कर लें, क्योंकि ये इंडिविजुअल नेताओं की भी और एज अ होल पार्टी के लिए भी एक साख की लड़ाई है। क्योंकि जो मैसेज है वो जनता के साथ साथ आलाकमान को भी जाना है और आलाकमान उसी आधार पे जो 2023 में चुनाव होने हैं उसमें कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, और ये बात कांग्रेस के लिए भी है तो ये बात बीजेपी के लिए भी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपनी अपनी जो सीटें हैं उसको किस तरह से बचाएं, क्या रणनीति होगी और कैसे रहेगा, क्योंकि इससे एनालिसिस होगा कि क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी, देखिए कांग्रेस का लगातार ये मानना है कि इतने 3 साल में जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर जो बीजेपी की खुद की सीट थी, या तो वो वहां पे बहुत कम मार्जिन से, जहां पर वो 35,000 वोटों से जीतते हैं वहां वो केवल 5,000 वोटों से जीते। यानी कि कांग्रेस अपनी इसमें बहुत जीत मानती है कि कांग्रेस ने वोट का जो फासला है वो कम कर दिया। और उसके अलावा कांग्रेस का ये भी मानना है कि जिन सीटों पर वो चुनाव के दौरान 18 में नहीं जीते थे वो अब उपचुनाव में जीत रहे हैं। तो ये सारे जो बारीकी से जो समीकरण है, वोट के कितना वोट मिल रहा है, कितना वोट कट रहा है, भाजपा के पास कितना जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक चीज़ ये मैसेज देगी कि 2023 में जो ये राजस्थान का जो पॉलिटिकल रूट है वो किस करवट बैठेगा, चाहे वो दोनों ही पार्टियों के लिए लागू होता है। और अशोक गहलोत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस सीट को वापस काबिज करें, जिससे कि मैसेज की जो रणनीति है जो 2023 में जिस तरीके से होगा उससे पहले आलाकमान के पास जो मैसेज जाना है। जी बिल्कुल अदिति, राजनीतिक पार्टियों के लिए कहा जाता है कि, या फिर मैं कहूँ बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं, या फिर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ उसी सीट पर मेहनत करती है जहां पर उसको लगता है कि हम जीतेंगे, जहां पर लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता भैया छोड़िए, तो वहां पर पहले ही हाथ खड़े कर दिया जाता है। अब क्या वल्लभ नगर भी यही हुआ? अब ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं बातें तो चल रही हैं कि बीजेपी वहां पर जीत को लेकर आश्वस्त है नहीं, पहले से गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके बाद इमोशनल कार्ड जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस ने खेला, ये बीजेपी भी जानती है कि उस सीट में वापसी कांग्रेस की होनी है, इसलिए ये परिवर्तन वहां पर किया गया। अदिति बिल्कुल, देखिए वो भी, और इसके अलावा देखिए सबसे पहले तो जैसे हमारे रवि बता रहे थे कि वहाँ पर राजपूत को टिकट दिया, हालांकि पहले दिया जाना था किसी और को, लेकिन जो उनका नेचुरल कैंडिडेट था उनको नहीं दिया गया। और राजपूत समाज को फैक्टर को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि पहले ऐसे कुछ इंसिडेंसेस, कुछ बयानबाजी हो चुकी है जिसमें राजपूत समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से इस इलाके में छिटका हुआ नजर था, तो ऐसे में उनको तो बैलेंस आउट किया। वहीं दारियावाद में भी टिकट बदलाव करके मीणा को टिकट दिया, जैसे वहां पे भी नाराजगी है। पर बीजेपी के लिए वल्लभ नगर की सबसे बड़ी चुनौती है बिंडर को टिकट ना देकर उनकी वाइफ और वो खुद चुनावी मैदान में उतरना, क्योंकि एक फैक्शन ऐसा भी था जब बैठक हुई जिसमें वसुंधरा राजे पहुंची थी, सतीश पूनिया भी थे, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जयपुर में जब बैठक हुई तो उससे पहले सतीश पूनिया वसुंधरा राजे से मिलने गए। कहीं ना कहीं वो ये भापना चाहते थे कि वसुंधरा जी इस दोनों उपचुनाव वाली सीट पर क्या सोचती हैं। हालांकि वसुंधरा जी बहुत ही मजीब पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये नहीं मतलब इस तरह से जाहिर नहीं होने दिया कि वो चाहती हैं कि बिंडर को टिकट मिले, और यही हुआ, उनको टिकट ना मिला, ना उनका डिस्कशन में आए। लेकिन ऐसे में जितना बड़ा ये फैक्टर है कि अब वो हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही नॉमिनेशन भरा है और दोनों ने ही अपना फॉर्म भरा है, वो आखिरी दिन तय करेंगे कि वो कौन चुनाव में उतरेगा। लेकिन ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए ही सीट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है वहां पर। और किसका खेल बिगाड़ेंगे भिंडर, इस पर भी लगातार नजर है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को डर है अपनी जीत को लेकर भी। अब भिंडर फैक्टर जिस तरीके से वहां पर आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ, वो दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर हो सकता है। आप रहिए अदिति हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी पर लगातार बने हुए हैं, आप रहिए हमारे साथ।